हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग के जो पेपर 2 है उसके नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग आज बात करने वाले टॉपिक नंबर 15 के बारे में, जिसमें हम बेसिकली बात करेंगे आर्तव व्यापत के बारे में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी सिलेबस देखते जा रहे हैं, तो हम लोग अगर एनसीईआरटी सिलेबस की बात करें तो एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग आर्तव व्यापत में सबसे पहला हमारा टॉपिक होने वाला है, दैट इज निदान, संप्राप्ति, लक्षण एंड द चिकित्सा ऑफ अष्ट आर्तव दुष्टि के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग आर्तव व्यापत के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे अष्ट आर्तव दुष्टि के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आर्तव व्यापत क्या होता है। तो बोला गया है कि जो एक मास के अंतराल पर स्रवित हो, जो पिछिलता दाह से रहित हो, मतलब कि जिसमें पिछिलता ना हो, जो बहुत ज़्यादा चिकना ना हो और जो दाह और वेदना के साथ ना आए, 5 दिन तक रहे, एवं जो वर्ण में गुंजाफल पद्म मतलब कि जो कमल होता है, आलक्त जो होता है उसके समान, तथा इंद्रगोप जो कीड़ा होता है उसके रक्त वर्ण के समान, एवं जो शशक होता है मतलब कि जो खरगोश होता है उसके रक्त के समान वर्ण का जो हो, और साथ ही साथ जो मात्रा में न तो बहुत ज़्यादा हो न तो बहुत कम हो, ऐसे आर्तों को हम लोग शुद्ध आर्तव कहते हैं। तो ये हम लोग शुद्ध आर्तों का जो हम लोग देखते हैं डेफिनेशन, दैट इज मासा निष्पिल दहारती पंचरात्र अनुबंधित नैवाति बहु नत्य अल्प आर्तवम शुद्धमादि से। तो उसी को यहाँ पे बताया गया है कि जो शुद्ध आर्तव होता है वो कैसा होता है कि हर एक मास के अंतराल पे स्रवित होता है, न तो उसमें पिछिलता रहती है न ही उससे दाह और वेदना होते हैं। ये कितने दिन तक रहता है? 5 दिन तक। और इसकी जो मात्रा होती है न तो बहुत ज़्यादा होती है और न ही बहुत कम। ऐसे आर्तों को हम लोग शुद्ध आर्तव कहते हैं। और इस आर्तों का जो वर्ण होता है वो कैसा होता है? गुंजा फल, पद्म, आलक्त, इंद्रगोप और शशक के रक्त के समान माना गया है। अब बोला गया है कि अगर ये जो आर्तव है या फिर ऋतु चक्र से संबंधित अगर कोई व्याधियां है तो उसको हम लोग किसके अंतर्गत? आर्तव व्यापत के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, तो आर्तव और ऋतु चक्र मतलब कि आर्तव मतलब क्या हो गया? हमारा जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है उसका, और साथ ही साथ मेंसेस। ऋतु चक्र का मतलब क्या हो गया? मेंसेस। इनसे संबंधित जो व्याधियां हैं उसके बारे में हम लोग आर्तव व्यापत के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आर्तव व्यापत के अंदर कौन कौन सी व्याधियां आती है। तो इसमें मोस्टली यहाँ पे 5 व्याधियां हमें देखने को मिलती है, जिसमें सबसे पहले आता है अष्ट आर्तव दुष्टि, जो कि हमारे ये पहले वीडियो का टॉपिक होने वाला है। उसके बाद आता है नष्ट आर्तव मतलब अनार्तव, जिसमें आर्तव दिखाई ही न देता हो, या फिर आर्तव क्षय जिसमें आर्तव का मात्रा कम हो गया हो, आर्तव वृद्धि मतलब ज्यादा वहां पे मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही हो, या फिर अश्रुदर हो। या तो ब्लीडिंग तो हो रही है, हो सकता है वो मेंस्ट्रुअल फेज के समय पे भी बहुत ज्यादा हो रही है, या फिर मेंस्ट्रुअल फेज नहीं चल रहा हो, ब्लीडिंग फेज नहीं है फिर भी वहां पे ब्लीडिंग हो रही हो, तो ऐसे कंडीशन में उसको हम लोग अश्रुदर कहते हैं। तो ये सारे कंडीशन के बारे में हम लोग इंडिविजुअल वीडियो में बात करेंगे। तो सबके बारे में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो बोला गया कि दोषों के प्रकोप होने से आर्तव का दूषित होकर अपने प्राकृतिक वर्ण, गंध एवं मात्रा से भिन्न स्रवित होना आर्तव दुष्टि कहलाता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि जो शुद्ध आर्तव होता है उसका एक फिक्स वर्ण होता है, मात्रा होती है और गंध होता है, बेसिकली उसमें कोई दुर्गंधता नहीं रहती। लेकिन वही जब जो आर्तव है वो दोषों के प्रकोप होने के कारण दोष उसको दूषित कर देते हैं और उसका जो वर्ण, गंध, मात्रा है उसको अलग अलग कर देते हैं। मतलब कि जो नॉर्मल प्राकृतिक वर्ण, गंध होता है वैसा न रह के अलग हो जाता है, विकृत हो जाता है, तो उसको हम लोग आर्तव दुष्टि कहते हैं। और ये आर्तव दुष्टि एक दोषज भी हो सकता है, द्विदोषज भी हो सकता है, रक्तज भी हो सकता है और सन्निपातिज भी हो सकता है। इस तरह से टोटल 8 प्रकार के हम लोग आर्तव दुष्टि दिखते हैं, इसलिए इसको हम लोग अष्ट आर्तव दुष्टि कहते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास दैट इज अनार्तव। क्या होता है? तो बोला गया है कि प्रकोपित दोषों के द्वारा जो आर्तव का मार्ग है वो अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, मतलब कि जो हमारा ब्लीडिंग होता है वो सही से नहीं हो पाता, बाहर नहीं दिखता आर्तव, आर्तव का जो दिखना है वही बंद हो जाता है। इसे हम लोग नष्ट आर्तव या फिर अनार्तव कहते हैं। वहीं पे आर्तव जो है अपनी मात्रा से कम रहे तो उसको आर्तव क्षय कहेंगे, और मात्रा से अधिक हो जाए तो उसको आर्तव वृद्धि कहते हैं। और लास्ट में हम लोग ने 5वां क्या कंडीशन देखा था? दैट इज अश्रुदर। तो बोला गया है कि रजस्राव काल के अतिरिक्त काल में, ठीक है, मतलब कि जिस काल में ब्लीडिंग होना चाहिए उस काल के अतिरिक्त अदर काल में वहां पे ब्लीडिंग हो रही है या फिर अधिक मात्रा में आर्तव का स्राव हो रहा है, तो इसे हम लोग अश्रुदर कहते हैं। और ये जितनी भी व्याधियां हैं, 5 जो व्याधियां हम लोग देख रहे हैं, ये सभी क्या करती है? स्त्री को शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से प्रभावित करती है। अब बेसिकली इसमें हो क्या रहा है फीमेल में कि उसका ब्लीडिंग हो रहा है, तो ब्लीडिंग हो रहा है मतलब वहां पे तो वेदना तो रहेगी ही, इसके अलावा बहुत ज्यादा लॉस होने की वजह से ब्लड का यहाँ पे जो स्त्री होती है उसमें दौर्बल्य रहेगा, भ्रम रहेगा, मूर्छा रहेगा, पांडु रोग, बंधत्व या फिर अन्य वात जन्य रोग देखने को
मिल सकता है। इसीलिए यहाँ पे जितने भी आर्तो व्यापक के अंतर्गत बताई गई व्याधियाँ हैं, इनका निदान करना और इनकी चिकित्सा करना स्त्री स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। तो ये हम लोग ने इंट्रोडक्शन देख लिया कि आर्तो व्यापक क्या होता है, कि जो प्राकृत वर्ण गंध मात्रा है उससे भिन्न जब हो जाता है आर्तो, तो उसको हम लोग आर्तो व्याधियों के अंतर्गत लेते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, तो आर्तव दृष्टि, नष्टार्तव, आर्तव क्षय, आर्तव वृद्धि, अश्रुतर, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, जो इनका हम लोग ने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लिया। अब ये वीडियो का मेन पॉइंट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज आर्तव दुष्टि। तो आर्तव दुष्टि हम लोग ने ऊपर ही पढ़ लिया कि क्या था, कि जो दोष हैं वो जब प्रकोपित होकर आर्तव को दूषित करे और उसके प्राकृतिक वर्ण गंध को और मात्रा से उसको भिन्न स्रवित करे, तो उसको हम लोग आर्तव दुष्टि कहते हैं। और इसका वर्णन सुश्रुत और वाग्भट द्वय, मतलब अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय, दोनों ने यहाँ पे इसका वर्णन किया है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आर्तव दुष्टि के निदान के बारे में। तो ये तीनों निदान आपको कंपलसरी याद रखना है, कि जो रजस्वला स्त्री है, मतलब कि ब्लीडिंग फेज में ही रजस्वला स्त्री को हम लोग नस्य दे रहे हैं, या फिर उससे अत्यधिक उष्ण अन्नपान का सेवन करा रहे हैं, या फिर अगर स्त्री मृदु कोष्ठी है और उसको स्नेह स्वेदन के पश्चात बहुत ज़्यादा मात्रा में औषधि दे रहे हैं, अत्यधिक मात्रा में औषधि दे रहे हैं, या फिर अत्यधिक तीक्ष्ण वीर्य वाली औषधि दे रहे हैं, तो वहाँ पे उसमें आर्तव दृष्टि की कंडीशन उपलब्ध हो सकती है। तो ये तीन कंडीशन आपको याद रखना है, कि रजस्वला स्त्री को नस्य दे, या फिर अत्यधिक उष्ण अन्नपान का सेवन कराए, या फिर अत्यधिक मात्रा में औषधि दे दे, तो वहाँ पे आर्तव दृष्टि जैसी कंडीशन निर्माण हो सकती है। इसके भेद की बात करें तो जैसे हमें मालूम है कि अष्ट आर्तव दुष्टि मेन है इसके अंदर, तो 8 प्रकार के आर्तव दुष्टि बताए गए हैं, चाहे वो अष्टांग संग्रह की बात करें चाहे सुश्रुत की बात करें। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे अष्टांग संग्रह का जो श्लोक है छोटा है, तो मैं बोलूँगा आप बड़ा कर सकते हो तो ऑफकोर्स अच्छी बात है, नहीं तो आप छोटा श्लोक भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं दोनों श्लोक एक बार समझा देता हूँ। तो यहाँ पे बोला गया कि आर्तवम अपि त्रिभी दोषे हैं। पहले तो क्या होगा, आर्तव दुष्टि तीनों दोष के अलावा 3 प्रकार के हो जाते हैं। उसके बाद शोणित चतुर्थ हैं, मतलब क्या, रक्त की वजह से चौथा आर्तव दुष्टि देखने को मिलता है। पृथक द्वंद्व है, तीनों दोष जब क्या करते हैं, दो द्वंद्वज के फॉर्म में आते हैं, तो वहां पे 3 प्रकार की और आर्तव दुष्टि करते हैं। इस तरह से टोटल 7 हो गए। और समझते हैं, मतलब कि तीनों दोष एक साथ आगे सन्निपातिक यहाँ पे आर्तव दुष्टि करते हैं। तो यहाँ पे 8 प्रकार के टोटल क्या कर रहे हैं, आर्तव दुष्टि की निर्माण कर रहे हैं। बोला गया तदअपि दोष वर्ण वेदना आदि भी विज्ञेयम। इनके वजह से क्या हो रहा है, डिफरेंट प्रकार की वर्ण वेदना आदि की उत्पत्ति हो रही है। और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो तेनसु कुड़प ग्रंथि पुतिपुय क्षीण मूत्र पुरुष प्रकाशम असाध्यम साध्यम अन्यचिति। मतलब क्या, पहले तो 3 दोष के अनुसार 3 हो गए। अब जो चौथा शोणित है, शोणित की वजह से कुड़प गंधी यहाँ पे आर्तव दुष्टि होती है। 2 दोषों की वजह से ग्रंथि, पुतिपुय और क्षीण, ये यहाँ पे आर्तव दुष्टि उत्पन्न होती है। वहीं पे सन्निपातज दोष की वजह से मूत्र पुरुष संकासम जैसी आर्तव दुष्टि की यहाँ पे उत्पत्ति होती है। अगर ये याद कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट बस ये याद कर लो कि कौन कौन से 8 भेद है। तो बोला गया वात पित्त श्लेष्म कुड़प गंधी ग्रंथि पुय क्षीण मूत्र पुरुष रेतांसी विजानी भवंती। इसमें 8 का बात बता दिया है कि एक वातज आर्तव दुष्टि हो गई, पित्तज आर्तव दुष्टि, श्लेष्मस आर्तव दुष्टि, ये 3 आर्तव दुष्टि 3 दोषों के कारण हो गए। वहीं पे फिर कुड़प गंधी जो कि रक्त के कारण हो रहा है, फिर ग्रंथि जो कि हमारा वात और कफ की वजह से होता है, फिर पुय हमेशा याद रखेगा पूती का निर्माण कब होता है, जब वहाँ पे पित्त और कफ होते हैं तभी। तो यहाँ पे पुय में कौन आ जाएगा, पित्त और कफ। और क्षीण, क्षीण मतलब कि आर्तव कम हो रहा है। कम किसकी वजह से हो रहा है, तो पित्त और वात की वजह से ही कम होगा, क्योंकि दोनों ही क्या करते हैं, शोषण करते हैं। तो यहाँ पे वात और पित्त यहाँ पे क्षीण आर्तव दुष्टि उत्पन्न करते हैं। और मूत्र पुरुष रेतांसी, ऐसा किसमें बोला गया, सन्निपातस के लिए बोला गया। तो इस प्रकार से 8 आर्तव की दुष्टि यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये आपको याद रखना है, 8 आर्तव दोष भी याद रखने हैं, और उसमें कौन से दोष की प्रधानता होती है ये भी आपको याद रखना है। तो जैसे सबसे पहले वातज आर्तव दुष्टि में वात दोष रहता है, पित्तज आर्तव दुष्टि में पित्त दोष, कफज आर्तव दुष्टि में कफ दोष, और कुड़प गंधी में रक्त होता है। ग्रंथिभूत में वात कफ दोष की प्रधानता देखने को मिलती है। पूती या पुई में हमें पित्त कफ की प्रधानता रहती है। क्षीण आर्तव दुष्टि में वात पित्त की प्रधानता होती है। वहीं पे मूत्र पुरुष ग्रंथि में या फिर मल सदृश जो आर्तव दुष्टि होती है उसमें सन्निपातज दोष, मतलब तीनों दोष की प्रधानता देखने को मिलते हैं। अब हर एक जो आर्तव दुष्टि बताई गई है उनके लक्षण की बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है वातज आर्तव दुष्टि। वातज आर्तव दुष्टि, जैसे आर्तव दुष्टि की बात करें हम लोग, या फिर
कहीं पे भी वातज पित्तज आदि की बात करते हैं तो उसमें लगभग सारी चीजें समान ही रहती है, उनके जो लक्षण रहते हैं सारे समान ही रहते हैं। ज्यादातर श्लोक भी आपको ऐसे ही मिल जाएंगे कि वात वर्ण वेदनम वातेन, मतलब क्या कि वात के समान इसमें वर्ण रहेंगे, वात की वेदनाएं से युक्त रहेगा। तो क्या बोला गया है वाताजार्थ दृष्टि में कि ये जो होगा वात के वर्ण एवं वेदनाओं से युक्त आर्तों का यहाँ पे श्राव देखने को मिलेगा। इसमें जो आर्तव श्राव रहेगा वो कैसा रहेगा, तनु रहेगा, रुक्ष रहेगा, फेनिल रहेगा मतलब झाग युक्त रहेगा, अरुण वर्ण का मतलब हल्का ऑरेंज कलर में, हल्का व्हाइटिश कलर के आसपास में आ जाता है ये, और उसके बाद अल्प मात्रा में और विक्षिन्न जो है यहाँ पे आर्तों का स्राव देखने को मिलता है। और ये वेदना के साथ, जैसे ही हम लोग वात की बात आती है वहां पे वेदना तो आ ही जाता है, तो वेदना के साथ रहेगा। लेकिन यहाँ पे कभी भी वात का बात आता है तो हम लोग क्या सोचते हैं कि उसका चल गुण होने के कारण तेजी से निकलता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया कि देर से निकलने वाला आर्तव स्राव देखने को मिलता है इनके जब वाताजार्तव दुष्टि। तो यहाँ पे क्या क्या याद रखना आपको कि वात के समान रहेगा, वात के समान वेदना रहेगी, रुक्ष फेनिल और अरुण वर्ण का हो जाएगा और अल्प मात्रा में रहेगा, क्योंकि वात क्या करेगा यहाँ पे शोषण करके उसको कम कर देगा। उसके बाद आचार्य हारित का मत यहाँ पे हमेशा याद रखना है कि आचार्य हारित के अनुसार ये जो आर्तव दुष्टि रहेगी वो कैसे रहेगी, वेदना के साथ कृष्ण वर्ण की होगी तथा पक्व जम्बू फल के वर्ण का यहाँ पे स्राव देखने को मिलता है। वहीं पे जब हम लोग पित्तजार्तव दृष्टि की बात करते हैं तो पित्तजार्तव दृष्टि में सेम वैसा ही श्लोक मिलेगा कि पित्त वर्ण वेदनम पित्तेन, मतलब पित्त के समान जो वर्ण है या फिर वेदनाओं से युक्त जो आर्तव स्राव रहेगा उसको पित्तजार्तव दृष्टि कहते हैं। और इसमें जो वर्ण रहेगा वो कैसा रहेगा, पीला या फिर नीला रहेगा, और इसमें भी पिछलता नहीं रहेगा, सिर्फ कफ में हमें पिछलता देखने को मिलती है, ये याद रखने का। इसके अलावा बोला गया है कि आर्तव के प्रवर्तन के मतलब कि जब आर्तव निकल रहा होता है तो ऐसे में अग्नि से जलने सदृश वेदना की अनुभूति होती है, क्योंकि यहाँ पे पित्त बढ़ा हुआ है। तो ऐसे में जब आर्तव का स्राव हो रहा होगा तो वहाँ पे वजाइनल रीजन में क्या होगा, बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन फील होता है वहाँ पे, ठीक है। वहीं पे आचार्य हारित की बात करें तो आचार्य हारित ने क्या बोला है कि जो पित्तजार्तव दृष्टि है उसमें जो आर्तव स्राव का वर्ण रहेगा वो कैसा रहेगा, जपा कुसुम्बी या फिर कुसुम्बी या फिर रक्त के समान वर्ण वाला रहेगा, जिसमें दाह रहेगा, शोष रहेगा तथा मूत्र कुरुक्ष से युक्त यहाँ पे रजस्राव की उत्पत्ति देखने को मिलती है। वहीं पे हम लोग कफज आर्तव दृष्टि की बात कर लें तो कफज आर्तव दृष्टि में क्या बोला गया है कि ऑफकोर्स श्लेष्म वर्ण वेदनम श्लेष्मणा, एकदम सेम श्लोक आ रहे हैं जैसे कि वात वर्ण वेदनम वातेन, पित्त वर्ण वेदनम पित्तन, और वैसे ही श्लेष्म वर्ण वेदनम श्लेष्मणा। तो इसमें क्या रहेगा, कफ के समान वर्ण और वेदनाओं से युक्त आर्तव का स्राव रहेगा। जो आर्तव स्राव रहेगा यहाँ पे वो विस्त्रंस गंधी रहेगा, मतलब उससे विभिन्न प्रकार की गंध उत्पन्न होगी। इसमें मज्जा का मिश्रण देखने को मिलेगा, ये अत्यधिक गाढ़ा रहेगा, और जैसे इसमें जल में डालेंगे ये क्या हो जाएगा, जल में डूबने वाला रहेगा। इसमें आचार्य हारित क्या बोलते हैं कि ये जो रहेगा वो कैसा रहेगा, गाढ़ा रहेगा, और यहाँ पे ध्यान दो पिच्छिल रहेगा, न तो वात में न तो पित्त में पिच्छिल गुण आता है, लेकिन कफज आर्तव दृष्टि में पिच्छिल आर्तव की दृष्टि देखने को मिलती है। यहाँ पे जड़ता आ जाती है और मूत्रा अवरोध उत्पन्न करने वाला होता है, आलस्य होता है, तंद्रा तथा निद्रा से युक्त ये आर्तव दृष्टि देखने को मिलता है। तो कफ के जो वर्ण होते हैं, कफ के जो गुण होते हैं वही आपको इनके अंदर लिखना है। इसके बाद चौथा हम लोग ने प्रकार क्या देखा था, कुड़प गंधी। कुड़प गंधी किसके वजह से हो रहा था, रक्त की वजह से। तो इसमें बस याद रखने, कुनप का मतलब ही होता है क्या, शव, मतलब कि जो मृत शरीर होता है, कुनप का मतलब होता है मृत शरीर, और गंधी का मतलब गंध। तो मृत शरीर के समान जो गंध आता है उसको हम लोग कुड़प गंधी आर्तव दृष्टि कहते हैं। तो इसमें क्या याद रखना है कि शव के सदृश ग्रंथ वाला रहेगा। इसमें जो आर्तव रहेगा उसका स्राव अत्यधिक मात्रा में रहेगा, साथ ही साथ इसमें रक्त के वर्ण का आर्तव हो सकता है, और ये पित्त की वेदनाओं से युक्त रहेगा। इसमें जो लक्षण रहेंगे वो पित्त के समान, मतलब इसमें भी क्या रहेगा, यहाँ पे दाह होगा, साथ ही साथ मूत्रकृच्छ जैसी कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे कुड़प गंधी जैसे ही याद आए तुरंत लिखने का कि शव के जैसा गंध यहाँ पे होता है, और उसमें कौन से दोष की प्रधानता होती है, तो रक्त दोष की प्रधानता होती है। इसके बाद हमारे पास चौथा प्रकार आता है, दैट इज ग्रंथिभूत आर्तव दृष्टि। तो हम लोग ने देखा था इसमें कौन से दोष होते हैं, वात और कफ दोष। तो यहाँ पे याद रखने का कि जो वात और कफ के हम लोग ने अलग अलग लक्षण देखे हैं, उन दोनों लक्षणों को मिलाने के बाद ही जो लक्षण मिलेंगे वो हमें ग्रंथिभूत आर्तव दृष्टि में देखने को मिलेंगे। तो क्या बोला गया है, ग्रंथिभूतम श्लेष्म वाताभ्याम, श्लेष्म और वात के समान जो लक्षण होते हैं वो ग्रंथिभूत आर्तव दृष्टि में देखने को मिलते हैं। वहीं पे पुतिपुई निभम जो या फिर पुति जो आर्तव दृष्टि देखा था हम लोग ने, उसमें क्या याद रखेंगे कि इसमें पित्त और श्लेष्म के समान क्या होता है, लक्षण देखने को मिलते हैं। तो पित्त और कफ दोषों के लक्षणों से युक्त रहेगा। और यहाँ पे एक मेन चीज आपको याद करने वाली क्या बात है कि अष्टांग हृदयकार ने जो पुतिपुई निभ जो आर्तव दृष्टि है उसमें
रक्त और पित्त की क्या है, प्रधानता मानी है, न कि कफ की। ठीक है, ये याद रखना है बस एक इंपॉर्टेंट। और सारे में तो सेम ही माना है, लेकिन यहाँ पे बस थोड़ा सा डिफरेंस दे दिया है कि जो पुति पुनिभ आर्तव दुष्टि है, इसमें जो दोष प्रधानता है वो सुश्रुत के अनुसार तो क्या है, पित्त और श्लेष्म, लेकिन अष्टांग हृदय के अनुसार इसमें रक्त और पित्त आ जाते हैं। इसके बाद क्षीण आर्तव दुष्टि की बात करें तो क्षीण आर्तव दुष्टि में किसके समान, वात और पित्त के समान लक्षण युक्त रहेंगे, तो क्षीणम वात पित्ताभ्याम। सिंपल सिंपल श्लोक है, याद कर सकते हो, एक एक वर्ड का है। उसके बाद मुत्त पुरुष गंधि, तो इसमें कुछ नहीं करना है, मुत्त पुरुष गंधि सन्निपातेन इति, मतलब कि इसमें क्या होता है, तीनों दोष के समान लक्षण देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया लक्षण के बारे में। अब मेन चीज आता है इसमें, दैट इज उपद्रव। इसके दो मेन उपद्रव होते हैं, किसके, आर्तव दृष्टि के। तो बोला गया है कि आर्तव दृष्टि के दो मेन उपद्रव होते हैं। सबसे पहले या तो स्त्री बीज की उत्पत्ति ही नहीं होगी, या फिर स्त्री बीज अगर उत्पन्न भी हो गया तो आर्तव में दुष्टि होने के कारण प्रजा की उत्पत्ति नहीं होती। तो ये दो यहाँ पे क्या होते हैं, उपद्रव देखने को मिलते हैं, मतलब कि बीज की उत्पत्ति न होना या फिर प्रजा की उत्पत्ति न होना। अब बात करते हैं इसके साध्य असाध्यत्व की। तो साध्य असाध्यत्व में अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग मत दिए। जैसे कि सुश्रुत की बात करें तो सुश्रुत ने क्या बोला गया कि पहले के जो एक दोषज आर्तव दृष्टि, जैसे कि वातज, पित्तज और कफज, ये तीनों कैसे है, साध्य है। वहीं पे जो अन्य है, चाहे वो रक्तज हो, द्विदोषज हो या फिर त्रिदोषज हो, सभी को उन्होंने क्या माना है, असाध्य माना। लेकिन अष्टांग संग्रह ने क्या किया है कि वातज, पित्तज, कफज को तो साध्य माना है, साथ ही साथ क्षीण जो है, जिसमें हमारा वात और पित्त की प्रधानता होती है, उसको भी साध्य मान लिया है, और इसके अलावा सभी को असाध्य कर दिया है। लेकिन अष्टांग हृदय क्या बोलते हैं कि अष्टांग हृदय ने बोला है कि साध्य में कोई नहीं आते, लगभग सभी कैसे कृच्छ साध्य, मूत्र पुरुष गंथि, मतलब जो सन्निपात त्रिदोषज है उसको असाध्य बोल दिया है, और सभी को उन्होंने कृच्छ साध्य बोल दिया। तो इस तरह से हमें क्या देखने को मिलता है, साध्य असाध्यता। तो इसमें से कोई भी आप एक याद कर सकते हो, ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि आपको तीनों याद रहे, लेकिन अष्टांग हृदय का आपको याद रहे तो अच्छा है कि सभी को उन्होंने क्या माना है, कृच्छ साध्य माना है, लेकिन सिर्फ मूत्र पुरुष गंथि को असाध्य माना है। इसके अलावा चिकित्सा की बात करते हैं तो चिकित्सा सिद्धांत में आपको कुछ चीजें याद रखनी है। जैसे कि सबसे पहले जो दोष बढ़े हुए हैं, जैसे कि वातज है तो उसके वात के अनुसार चिकित्सा करेंगे, पित्तज है तो पित्त के अनुसार, तो दोषानुसार सभी में स्नेहन स्वेदन कर लेना है, और दोष के अनुसार ही क्या करना है, पंचकर्म करना है। जैसे कि अगर वात बढ़ा है तो उसमें बस्ती कर्म करेंगे, पित्त बढ़ा है तो विरेचन करेंगे, और कफ बढ़ा है तो वमन आदि कर्म करा सकते हैं। और उसके बाद बोला गया कि बार बार इसमें उत्तर बस्ती का प्रयोग करने के लिए बोला गया है। तो मतलब क्या करो कि जो रोगी है उसका सबसे पहले स्नेहन स्वेदन तो करा लेना है, और वात, पित्त या कफ आदि दोषों के अनुसार उसमें हम लोग क्या करेंगे, पंचकर्म चिकित्सा करेंगे, और उत्तर बस्ती जो है लगातार उसमें करते रहना है। इसके बाद जो योनि व्यापद में वर्णित, जो हम लोग योनि व्यापद अध्याय देखे थे, उसमें जो वर्णित कल्क, पिच्चू या फिर पत्य भोजन है उनका प्रयोग करने के लिए बोला गया है, और इसके अलावा रसायन, वाजीकरण आदि जो योग हैं उनका प्रयोग करने के लिए बोला है। नेक्स्ट इसमें याद रखना है कि जो जीवनी गढ़ की औषधियां, उनसे सिद्ध क्षीर का पान करने के लिए बोला गया है। ठीक है, जो जीवनी गढ़ बताए गए हैं 10, जैसे कि जीवक, ऋष्वक, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर काकोली, मुद्गपर्णी, मांसपर्णी, मधुकर, जीवंती, उनसे जो ये जो औषधियां, इनसे सिद्ध क्षीर, इनसे क्या करने का, दूध को पकाने का और उसको पान कराने के लिए बोला गया है। और आचार्य कश्यप के अनुसार इसमें विरेचन जो है बहुत ज्यादा हितकारी माना गया है। तो यहाँ पे आपको पंचकर्म चिकित्सा तो करनी है, और पंचकर्म चिकित्सा में भी जो आचार्य कश्यप उन्होंने विरेचन को अलग से महत्व बताया है। ठीक है, तो ये सारी चिकित्सा सिद्धांत के अंदर आ जाते हैं कि स्वेदन, स्नेह स्वेदन कराओ, पंचकर्म कराओ और उत्तर बस्ती का प्रयोग करो, साथ ही साथ पथ्य भोजन का प्रयोग करना चाहिए। सामान्य चिकित्सा की बात करें तो सामान्य चिकित्सा में हमारा आ जाता है बाह्य प्रयोग औषधियां और अभ्यंतर प्रयोग। तो बाह्य प्रयोगार्थ में तो आपको बस्ती ही देनी है मेन। ठीक है, बाह्य प्रयोगार्थ में, क्योंकि हमारा जो जननांग आता है, जो रिप्रोडक्टिव एरिया आता है, वो कहाँ पे आ जाता है, हमारा कटि प्रदेश में, जहाँ पे अपान वायु की वृद्धि होती है या फिर अपान वायु का वो देश है। इसी कारण से वो वहाँ पे होने वाले सभी रोग अपान वायु के अंतर्गत आते हैं, और वायु का सबसे बेस्ट चिकित्सा क्या होता है, बस्ती। इसीलिए बाह्य प्रयोगार्थ औषधियों में सबसे ज्यादा हम लोग बस्ती का ही प्रयोग करते हैं, जिसमें हम लोग जीवंत आदि अनुवासन बस्ती का प्रयोग कर सकते हैं। मुस्तादि यापन बस्ती का बहुत विशेष महत्व यहाँ पे देखने को मिलता है, और इसके अलावा सहचर आदि यापन बस्ती का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको कोई और बस्ती याद रहे चाहे न रहे, मुस्तादी यापन बस्ती और जीवंत आदि अनुवासन बस्ती तो याद होना चाहिए। इसके अलावा अभ्यंतर प्रयोग औषधि में हम लोग क्या करेंगे, जो भी वाजीकरण, वृक्ष और जो शुक्रल द्रव्य बताए गए हैं उनका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पुष्यानुक चूर्ण का यहाँ पे विशेषकर महत्व देखने को मिलता है। शतावरी के जो कल्प होते हैं, चाहे वो
शतावरी कल्प हो, बृहत शतावरी घृत हो, शतावरी घृत, इनका प्रयोग हम लोग मोस्टली करते हैं। इसके अलावा शतपुष्पा कल्प, शतपुष्पा तेल का हम लोग स्थानिक प्रयोग कर सकते हैं या फिर अभ्यंतर प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा योगराज, गुग्गुल, चंद्रपवटी और पुगपाक जैसे अन्य द्रव्यों का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये मेन 5-6 द्रव्य आपको अच्छे से याद होना चाहिए। दैट इज शतावरी के कल्प, बृहत शतावरी घृत हो गया, शतावरी घृत हो गया, या फिर शतपुष्पा तेल, शतपुष्पा कल्प, ये सारी चीजें आपको याद रहना चाहिए। ये हो गया हमारे तो सामान्य चिकित्सा। विशिष्ट चिकित्सा की बात करते हैं कि दोषानुसार कौन कौन सी चिकित्सा बताई गई है। तो दोषानुसार तो हम लोग ने देखा कि जब सुश्रुत की बात करते तो उन्होंने सिर्फ वात, पित्त और कफ के अनुसार होने वाले जो आर्तवदुष्टि है उन्हीं को साध्य बताया। तो उन्होंने मेन उनकी चिकित्सा में क्या बोला गया है कि अगर वातज आर्तवदुष्टि है तो उसमें जो द्रव्य लेंगे वो उनका गुण कैसा होना चाहिए, वो स्निग्ध, उष्ण, अम्ल और लवण रस प्रधान वाले होने चाहिए। इसमें हम लोग अभ्यंतर कौन से द्रव्यों का पान कराएंगे, तो इसमें हम लोग भांगी, मधुक, दारू, हरिद्रा, सिद्ध घृत आदि का पान करा सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना है, ऐसे द्रव्यों का प्रयोग करना है जो कि वात का शमन करते हैं। तो उसमें कौन से मधुक आदि जो हो गए या फिर भद्र दारू आदि हो गए, इनसे सिद्ध घृत का प्रयोग करवा सकते हैं या फिर क्षीर पान का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा स्थानिक चिकित्सा में इसमें हम लोग योनि प्रक्षालन कर सकते हैं, जिसमें हम लोग मूत्रपर्णी कषाय का प्रयोग कर सकते हैं। योनि धारण में प्रियंगु या फिर तिल कल्क जो होता है उसका योनि धारण वर्ती बना के धारण कर सकते हैं। और शोधन में निरूह बस्ती जो है उसका प्रयोग मेन बोला गया है। तो ये आपको याद रखना है कि वातज जो आर्तवदुष्टि है उसमें निरूह बस्ती का प्रयोग अमृत के समान माना गया है। वहीं पे जब हम लोग पित्तज की बात करते हैं तो पित्तज में ऑफकोर्स पित्त के विपरीत जो रस वाले द्रव्य होंगे उनका प्रयोग करेंगे। तो इसमें मधुर, शीत, कषाय द्रव्यों का प्रयोग करते हैं, जिसमें हम लोग श्वेत चंदन क्वाथ या फिर मधु का पान करा सकते हैं। उत्पल एवं पद्मक क्वाथ का शर्करा के साथ प्रयोग करवा सकते हैं, या फिर काकोली द्वय और विदारे मूल क्वाथ का शर्करा के साथ करवा सकते हैं। तो और सारी चीजें शायद न याद रहे, लेकिन आपको ये तो याद रहेगा कि हम लोग पित्त में क्या करते हैं, चंदन का प्रयोग करते हैं। तो चंदन के क्वाथ का मधु के साथ, या फिर जो उत्पल है वो भी शीत द्रव्य है और पद्मक भी शीत द्रव्य है, तो उनके क्वाथ का शर्करा के साथ पान करा सकते हैं। या फिर जो मधुक है, मधुक रसा है या फिर मेदुका है, इनके कल्क घृत से वहाँ पे पान करा सकते हैं, उसका यूज करा सकते हैं। वहीं पे योनि प्रक्षालन हेतु हम लोग क्या कर सकते हैं, जो पित्त के समन करने वाले होते हैं जैसे कि गैरिक हो गया या फिर एरेस्टिक कषाय हो गया, इनका हम लोग योनि प्रक्षालन के लिए प्रयोग कर सकते हैं। योनि धारण हेतु चंदन एवं पयस्या कल्क का प्रयोग कर सकते हैं। और शोधन में यहाँ पे विरेचन करने के लिए बोला है, जैसे कि मैंने शुरू में ही बोला था कि अगर वात रहेगा तो उसमें बस्ती देंगे, पित्त रहा तो विरेचन देंगे और कफ रहा तो वमन कराएंगे। आता है हमारा कफज आर्तवदुष्टि। तो कफज आर्तवदुष्टि में आपको क्या याद रखना है कि इसमें कफ के विपरीत रसों का प्रयोग करेंगे, जैसे कि कटु, रुक्ष, कषाय द्रव्यों का प्रयोग करेंगे इसमें। और साथ ही साथ इसमें क्षीरी वृक्ष पत्र क्वाथ जिनको मधु के साथ लेंगे, या फिर कुटज, कटुका एवं अश्वगंधा क्वाथ का प्रयोग हम लोग पान के लिए करा सकते हैं। एवं इसमें योनि प्रक्षालन हेतु एक बहुत मेन चीज दी गई है, जैसे कि बस एवं मेष के मूत्र का प्रयोग करने के लिए। ठीक है, जो भेड़ होता है और जो बकरे होते हैं उनके मूत्र का प्रयोग करने के लिए यहाँ पे योनि प्रक्षालन हेतु बोला गया है। इसके अलावा योनि धारण हेतु मदन फल के कल्क का प्रयोग करने के लिए बोला गया है, और मदन फल के कषाय से ही यहाँ पे वमन कराने के लिए भी बोला गया है। ये तीन तो हम लोग ने साध्य देख लिए। असाध्य के बारे में भी कुछ वर्णन मिलता है कि जब ये असाध्य जो बताए गए हैं अगर वो उपद्रव से परिहारार्थ रहे, मतलब उसमें उपद्रव उतने अच्छे नहीं रहे, विशेषतः उपद्रव की कमी हो, तो ऐसे में इनकी भी चिकित्सा हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली क्या बोला गया है कि जो कुड़पगंधी है, क्षीण, ग्रंथिभूत, पुतिपुनिभि या फिर मूत्र पुरुष ग्रंथि जो आर्तवदुष्टि है, इनको असाध्य माना गया है। लेकिन अगर ये उपद्रव वाले नहीं है, मतलब इनमें उपद्रव नहीं है, तो इनकी भी चिकित्सा बताई गई है। इसमें क्या चिकित्सा कर सकते, तो जो ग्रंथिभूत आर्तवदुष्टि है उसमें किसकी, कफ और वात की प्रधानता होती है। तो इसमें हम लोग पाठा, त्रियुषण एवं वृक्षक कषाय का पान करवाते हैं बेसिकली। वहीं पे जो कूड़पगंधी, पूतिगंधी एवं मज्ज तुल्य आर्तवदुष्टि होती है उसमें हम लोग चंदन के क्वाथ का पान करा सकते हैं। त्रिफला का जो क्वाथ है उससे योनि का प्रक्षालन करा सकते हैं, और त्रिफला का जो कल्क है उसको धारण करा सकते हैं। वहीं पे क्षीण आर्तवदुष्टि में हम लोग आर्तों को बढ़ाने वाले और रक्तवर्धक जो चिकित्सा है उनका प्रयोग करते हैं। तो ये सारी चिकित्साएं हमें देखने को मिलते हैं। तो ये चिकित्सा जो विशिष्ट चिकित्सा है, एक टाइम पे आपको याद उतने अच्छे से न रहे तो भी चल जाता है, लेकिन सामान्य चिकित्सा कम से कम क्लियर होनी चाहिए।
लेकिन जो विशेष चिकित्सा में मैंने जो जो मेन चीज बताया, जैसे कि वातज में हम लोग क्या करते हैं, निरोहवस्ती करते हैं, पित्तज में हम लोग विरेचन कराते हैं, वही कफज में हम लोग वमन कराते हैं। इसके अलावा ग्रंथिभूत में हम लोग पाठात्र योषण आदि औषधियों का प्रयोग कर रहे हैं। कुड़पगंधि हो गया या फिर पुतिगंध या फिर मज्जा तुल्य में हम लोग क्या करा रहे हैं, यहाँ पे चंदन की क्वाथ का पान करा रहे हैं, त्रिफला क्वाथ से प्रक्षालन कर रहे हैं या फिर त्रिफला कल का धारण कर रहे हैं। वहीं पे क्षीण आर्तव दृष्टि में हम लोग रक्त वृद्धि के लिए, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, ब्लीडिंग में ब्लड ही नहीं आ रहा है, तो ब्लड की कमी है ना, तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, रक्तवर्धक चिकित्सा का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास दैट इज पथ्य। पथ्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो पथ्य में क्या बोला गया कि अन्नम साली यवम मध्यम हितम मासम च पित्तलम। ठीक है, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, पथ्य में साली धान्य, मध्य, मांस और पित्तवर्धक आहार का प्रयोग करते हैं इन केस ऑफ द आर्तव दुष्टि। तो ये सारी चीजें देखने को मिलते हैं हमें अष्ट आर्तव दुष्टि के अंतर्गत। तो यहाँ पे ये हमारा जो पहला वीडियो वो खत्म होता है, जिसमें हम लोग ने आज क्या क्या बात कर लिया, आर्तव व्यापत के इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लिया, आर्तव व्यापत के अंदर आने वाले 5 व्याधियों के नाम के बारे में देख लिया, उनका स्लाइड या ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लिया, और अष्ट आर्तव दुष्टि के बारे में सारी चीजें क्लियर हो गई। तो होप आपको सारी चीजें रिलेटेड टू अष्ट आर्तव दुष्टि क्लियर हो गई होंगी। इसके रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं जितना ट्राई कर सकता था इजी करके बताने की कोशिश किया हूं, तो फिर भी कोई डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा फर्दर वीडियोज में उसको और अच्छे से समझा सकूं। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। एंड इसी तरह के और भी फर्दर वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आपको वीडियोस रिलेटेड, नोट्स रिलेटेड, साथ ही साथ बीएमएस रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।